एक लड़की जो स्पा में काम करती है, जॉब करती है, वो अचानक से गायब हो जाती है। जब ड्यूटी जाती है सुबह को और शाम को घर पर वापस नहीं आती है, तो उसका जो पति होता है वो काफी परेशान हो जाता है और उसके नंबर पर फोन करता है, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ जाता है। अब अगले दिन सुबह वो उठकर रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ जाकर संपर्क करता है, लेकिन वहां भी वो लड़की नहीं गई होती है, उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। अब अपने स्तर पे वो काफी खोजबीन करता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। जहां पर वो लड़की काम कर रही होती है वहां पे भी जाता है, लेकिन वहां पे भी कुछ उसको हासिल नहीं होता है। अचानक से वो लड़की अपने पति को छोड़कर कहाँ चली जाती है, वो जिंदा भी है या मर चुकी है, ये सारी स्टोरी आप इस कहानी में जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। यह घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की। 23 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में बिलकिरिया एक जगह है। जो लोग वहां पे रहते होंगे उनको उस जगह के बारे में अच्छी तरह पता होगा। वहां पे एक खाली ढाबा था। अब उस ढाबे का जो मालिक है वो एक दिन वहां पे पहुंचता है, और जब वो अपने ढाबे का दरवाजा खोलता है तो वहां पे अचानक से एक लाश पड़ी हुई होती है। अब उस लाश को देखकर वो काफी घबरा जाता है, डर जाता है। अमूमन ऐसा हरदम होता है कि अगर कोई अचानक से जो कुछ सोचा ना हो और सामने ऐसा कुछ हो जाए तो हड़बड़ाहट में वो काफी घबरा ही जाएगा। तो ठीक वही बात उस जो ढाबे का मालिक है उसके साथ भी होता है। जैसे ही दरवाजा वो खोलता है, सामने लाश को देखकर वो एकदम से हड़बड़ा जाता है। क्योंकि ढाबा खाली था, बंद पड़ा था, तो वहां पे कोई आता जाता भी नहीं था। तो वहां पे लाश जब पड़ी थी और कुछ दिन होने की वजह से थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही थी, तो जब इस ढाबे के मालिक को जब लाश दिखता है तो वो हड़बड़ाहट में काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है अब क्या करना है। तभी वो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है वहां पे ढाबे पर और उस ढाबे पर तफ्तीश करती है, पुलिस जांच करती है, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता लाश के पास। ना तो अमूमन जो औरतें होती हैं वो अपने साथ कोई पर्स वगैरह तो लेके ही चलती हैं। ज्यादातर औरतें पर्स लेके चलती हैं। पर्स और मोबाइल तो साथ में रहता ही है हर लेडीज के लगभग। अगर बाहर काम कर रही हैं या जा रही हैं तो पर्स और मोबाइल साथ में ही लेकर। लेकिन उस जो लाश पड़ी थी वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था उसके पास में कि जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। उस लड़की का लाश जो है वो कौन है, कहाँ की है, इसका कोई पहचान नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने लाश का मुआयना किया। यह लड़की लगभग 25 से 26 साल के बीच में रही होगी। इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि ये कौन है। तब पुलिस ने जो है उस आसपास के चौकी थानों पर संपर्क किया कि क्या कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है आसपास के थानों पर या चौकी पर, जिससे पता चल पाए कि अगर रिपोर्ट कोई लिखाई गई है तो उस लड़की का हो सकता है कोई जानकार अगर रिपोर्ट लिखाया होगा तो पता चल जाएगा कि ये लड़की कौन है। तो आसपास जो भी चौकी होती है वहां पे उसको पता किया जाता है। तो टीला जमालपुर जो कि भोपाल में पड़ता है, वहां के पास में चौकी पर एक आदमी रिपोर्ट दर्ज कराया होता है 23 तारीख को। जो कि वो लड़की गायब हुई होती है 20 तारीख को और ये रिपोर्ट लिखाई जाती है 23 तारीख को। क्योंकि 3 दिन तक, जो 2-3 दिन तक उसका आदमी था वो अपने स्तर पर खोजबीन रिश्तेदारों से इधर उधर करता रहा, काफी हाथ पैर मारने के बाद तब उसने 23 तारीख को ये रिपोर्ट लिखाई थी। अब जो रिपोर्ट लिखाता है वो आदमी जो होता है उसका नाम मलखान सिंह होता है, और जो अपनी गुमशुदगी में बीबी का नाम लिखाया होता है, अपनी पत्नी का नाम, उसकी पत्नी का नाम प्रीति कुशवाहा होता है, जो कि एक स्पा सेंटर में ब्यूटिशियन का काम करती थी। ये 20 अगस्त को सुबह जॉब पर जाती है और शाम को घर वापस नहीं आती है। ये घटना 23 तारीख की होती है। 23 तारीख को जब पुलिस को लाश मिलती है तो तफ्तीश करती है और आसपास की चौकी पर पता करती है। तो 23 तारीख को ही उसको एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जो 23 तारीख को ही लिखाई गई होती है तो पुलिस को मिलती है। बिलखिरिया थाना पे ये पता चलता है कि ये रिपोर्ट लिखाई गई है। अब उस लड़की का तो पता चल जाता है कि ये लड़की कौन है। अब उसके जो आदमी होता है जिसने रिपोर्ट लिखाई होती है, मलखान सिंह, उसको बुलाया जाता है तफ्तीश के लिए कि
कंफर्म करे ये लाश किसकी है, उसने अगर रिपोर्ट लिखाई है उसी की पत्नी की है या फिर किसी और की है। तो मलखान सिंह जैसे ही उसके कपड़ों को देखता है, उसके चेहरे को देखता है, तो वो एकदम से भावुक हो जाता है, रोने लगता है अपनी बीवी की लाश को देख के। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये इसकी पत्नी का ही लाश है। अब पुलिस वाले मलखान सिंह से पूछताछ करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं बता पाता ऐसा कुछ कि जिससे कोई सुराग मिल पाए कि इसकी कत्ल किसने किया है। उसके घर वालों से संपर्क करती है पुलिस, घर वालों से पूछताछ करती है। घर वालों से भी कोई घर वाले बताते हैं कि ऐसा कोई हम लोगों का दुश्मन नहीं था जिससे पे हम लोग शक कर सकें। ऐसा कोई हम लोग साथ ना कोई लड़ाई ना झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। कोई भी हमारे घर परिवार पे नुकसान पहुंचाए ऐसा हम लोग को किसी को मतलब पहचान नहीं रहे हैं। अब पुलिस वाले जो हैं वो जिस इस्पा सेंटर पर वो लड़की काम करती थी प्रीति, वहां पर पुलिस वाले सोचते हैं कि वहां पे जाके संपर्क करें, यहाँ से तो कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब पुलिस वाले इस्पा के जो मालिक होते हैं उनसे जाके संपर्क करने की कोशिश करती है कि जो यहाँ पे वो जॉब कर रही थी लड़की, उस मालिक से पूछा जाए तो शायद कोई सुराग मिल पाएगा वहां पे। इस्पा का मालिक जो होता है उससे जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि रानी कमलावती स्टेशन जो कि भोपाल में पड़ता है, वहां पे उसने 7:15 बजे उसको शाम को जाके उस लड़की को प्रीति को वहां पे छोड़कर आया था। वो रास्ते में कह भी रही थी कि मुझे कहीं और जाना है, तो उसको स्टेशन पर उसने छोड़ दिया और वो वापस आ गया। लेकिन पुलिस वाले थे वो शक कर रहे थे कि ये बंदा, ये जो इस्पा का मालिक है, पता नहीं ये सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है। इसका जो पुख्ता सबूत है, जो ये कह रहा है वो सही बात है। तो इसको कंफर्म करने के लिए वहां के आसपास के स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी कैमरेस जो लगे होते हैं उसको पुलिस ने खंगालना स्टार्ट किया। तो वहां पे जो कैमरा था जो रानी कमलावती स्टेशन के पास में, वहां पे सच में वो इस्पा का जो मालिक है उसको अपनी गाड़ी में बैठा के वहां पे ला के छोड़ता है और फिर वापस चला जाता है, जो टाइम उसने 7:15 का बताया था उसी टाइम पर। अब यहाँ तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस्पा का जो मालिक है वो छोड़कर चला गया, वो शक के घेरे में नहीं है, जिससे पुलिस को कुछ पता चल पाए, क्लू मिल पाए इस्पा के मालिक से, ऐसा कुछ भी नहीं वहां पे मिल पाया। अब पुलिस वाले वहीं आगे का जो सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगालते हैं, तो जो प्रीति होती है वहां से एक ऑटो पे बैठकर वहीं से निकलती है। अब ऑटो जो है आनंद नगर से होते हुए रायजन की तरफ जाता है। आनंद नगर से रायजन की तरफ ये ऑटो जाता है, जिसको सीसीटीवी कैमरे में पुलिस वाले देखते हैं। अब पुलिस वाले जो है वो ऑटो का नंबर उसको जूम करके निकालते हैं, ऑटो का नंबर भी वहां पे निकलता है कि ऑटो का जो जिस ऑटो पर बैठी है उससे शायद पूछताछ होगी तो शायद कुछ कंफर्म हो पाएगा। इधर जो प्रीति का मोबाइल होता है उसके नंबर को सीडीआर से निकाल कर चेक किया जाता है कि उससे उस दिन किसके किस्से से उसकी बात हुई थी, कौन कौन उससे बात किया था। तो एक नया नंबर उसके जो लगातार बात हो रही थी उस नंबर को पुलिस वहां पे निकालती है उसके मोबाइल नंबर से। अब वो नंबर जो होता है एक ड्राइवर का होता है, आदित्य उर्फ आदि जिसका नाम होता है, वो ऑटो ड्राइवर होता है। और संयोग से जो वो प्रीति वहां ऑटो पर ही बैठ के रायजन की तरफ निकलती है। अब ये दोनों ऑटो वाला जो था वो वही ऑटो है या दूसरा ऑटो है, ये जब उसका ऑटो का जो नंबर होता है उसको ट्रैक किया जाता है तो जो ऑटो का ये मालिक होता है वो आदित्य नहीं होता है बल्कि सरफराज नाम का एक आदमी होता है, जिसके नाम से ये ऑटो रजिस्टर्ड होता है और वही उसको प्रीति को लेकर वहां से निकलता है। अब पुलिस वालों के पास 2 सस्पेक्टेड होते हैं, एक तो ऑटो वाला जो लेके गया था और दूसरा जो मोबाइल से नंबर निकला था आदित्य का वो। अब दोनों को पुलिस उठा के लेके आती है पूछताछ के लिए, दोनों पकड़े जाते हैं और पुलिस उठा के उन दोनों को लाती है। पहले तो ये लोग झूठ पे झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करते रहते हैं, जो भी बातें बताते हैं उसमें कोई सच्चाई पुलिस को नहीं दिखती है। तब पुलिस अपने पर आती है और इनको कड़ाई से पूछताछ करती है। जब इनको 3rd डिग्री देकर अच्छी तरह से दोनों को मारपीट कर जब पूछती है पुलिस, तब ये अपने गुनाहों को दोनों कबूल कर लेते हैं और ये दोनों
दो लोगों का और नाम बताते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। लगभग 4 लोग इसमें शामिल हुए रहते हैं इस घटना में। इसमें एक नाबालिग भी होता है, लेकिन ये चारों के चारों जो है ऑटो ड्राइवर ही होते हैं। इधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है प्रीति का, जिसमें हत्या जो गला दबाकर हत्या हुआ होता है, बाकी इसके शरीर पे कोई निशान नहीं होते हैं। इसका रेप वगैरह का जो पुलिस शक था वो भी नहीं होता है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है जिससे कुछ और शक हो पाए। सिर्फ इसकी गला दबाकर हत्या करके उस ढाबे के पास प्रीति के लाश को फेंक दिया जाता है। अब जब ऑटो वाले टूट जाते हैं और तोते की तरह अपनी बात को सही सही बताने लगते हैं, तो जो वो बात बताते हैं उससे आप उस बात को सुनकर आप हिल जाएंगे। होता क्या है कि प्रीति जो है वो ब्याज पर पैसे देती है लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, थोड़े थोड़े रकम उनको देकर उनकी मदद करती है ब्याज पर। ब्याज की रकम लेकिन उसकी इतनी ज्यादा होती है कि मूलधन चुकाना बहुत ही भारी पड़ जाता है जो उससे ब्याज लिए होते हैं प्रीति से। अब ऑटो आदित्य जो था वो एक मोटी रकम ले रखा था प्रीति से। प्रीति जब भी उससे मिलती थी, जो उसकी दिन भर की कमाई होती थी वो सारा उससे ब्याज के रूप में ले लेती थी। अब आदित्य जो था वो काफी परेशान हो गया था कि जो रोज वो कमाता था वो सारा पैसा जो है प्रीति उससे ले लेती थी। अब उसके घर का गुजारा भी नहीं चल रहा था, मूलधन तो वो कभी जुटा ही नहीं पाएगा ऐसा सोच रहा था, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा उससे पैसे ले लिए थे। अब उसने खुद सुसाइड करने का एक निश्चय किया कि मैं मर जाता हूं, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना ही कर्ज चुका पाऊंगा और ना ही कोई काम कर पाऊंगा। लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं ऑटो वाले, उनसे वो अपनी बात को साझा करता है कि ऐसे ऐसे मैंने पैसे लिए थे और मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा ब्याज बढ़ गया है। डेली का जो कमाई होता है वो सारा का सारा ब्याज के रूप में प्रीति जो है मुझे पैसे दी थी वो ले लेती है। अब इसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं तुम क्यों मरने जा रहे हो, अगर उसको ही मार दिया जाए, उसको ही रास्ते से खत्म कर दिया जाए तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा प्लान करके हम लोग उसको रास्ते से हटा देंगे। अब ये चारों लोग इस कत्ल में, इस गुनाह में, इस स्टोरी में शामिल हो जाते हैं इस वारदात को अंजाम देने के लिए। चारों मिलकर प्रीति को मारने का जो प्लान करते हैं वो उसको वहां से रिसीव करते हैं। प्रीति जब फोन करती है कि मुझे पैसे लेना है तुम्हारे ब्याज का, तब वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, आ जाओ। और जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो अपनी ऑटो लेकर वहां जाता है और प्रीति को ऑटो में बैठा के लेके जाता है। फिर वो जो इसने ब्याज लिया था आदित्य, वो भी ऑटो में बैठ जाता है और चारों मिलकर उसको वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके शव को एक ढाबे के पास फेंक देते हैं। उस सुनसान जगह पर ढाबा होता है, वहीं पे उसके शव को वहां पे फेंक कर वो लोग चले जाते हैं। तो ये पूरी जो तफ्तीश होती है, पुलिस परत दर परत सुलझाते सुलझाते तब जाके असली कातिल के पास पहुंच पाती है। ब्याज का पैसा जो था, अगर प्रीति ने ब्याज के पैसे से इतना ज्यादा पैसा उसने बांट लिया था कि उसको वसूलते वसूलते ही उसकी जान चली जाती है इस ब्याज के पैसे से।